हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज हम आपके ही जो एग्ज़ाम हुआ है आज 13 तारीख को 10th का सामाजिक विज्ञान का, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे ओएमआर शीट पर जो हुए थे उनके आंसर्स को हम जानेंगे कि 20 जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट भी हैं कि पता नहीं मेरा ये सही है, ये गलत है, ये सही है, पता नहीं कितने नंबर आएंगे, कैसे क्या है। तो आइए आज हम उसकी ही चर्चा करेंगे। जैसे मेरे पास एग्ज़ाम पेपर है तुम्हारा कक्षा 10 का। इसमें कहा गया है पहला क्वेश्चन जो है खंड आ का, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। और 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं क्या क्या लगाया कि जर्मनी भी लगाया है, इटली भी लगाया, इंग्लैंड भी लगाया है, फ्रांस भी लगाया है। अब हमारी उत्सुकता बस यही है कि इसमें से आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से है। ठीक है, जिसने भी फ्रांस किया है वो एकदम करेक्ट है और उसका नंबर 1 बिल्कुल कंफर्म है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसमें भी वही चीज़ बच्चों ने अलग अलग ईयर्स जो हैं वो चुनी है। 1688 ईस्वी में हुई, 1789 ईस्वी में हुई, या 1914 ईस्वी में हुई, या 1939 ईस्वी में। ये कब हुई थी? तो देखिए मैं सीधे सीधे बताता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में। ठीक है, जिसने भी 1789 ईस्वी किया है वो अपना 1 नंबर ऐड कर ले। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज के समय में हमारे राहुल गांधी जी उसको देख रेख कर रहे हैं, और उसी कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। इसकी तो अगर हम सटीक डेट की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, सबसे पुरानी पार्टी रही है। ठीक है, आज़ादी के समय भी यही पार्टी थी सत्ता में। और वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बहुत सारे बच्चे कह रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, कोई बंकिम चंद्र चटर्जी, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर। इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन थी बच्चों को। देखिए मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बात बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने आपके राष्ट्रगान की स्थापना की है, नॉट राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत पूछा जा रहा है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत। बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ किस फसल से संबंधित है। कॉर्न लॉ किस फसल से संबंधित है। ठीक है, देखिए जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि मक्का के आयात के लिए कॉर्न लॉ ने प्रतिबंध लगाया था आयात के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट होगा मक्का के लिए। ठीक है, निम्न में से मित्र राष्ट्र कौन थे। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। देखिए ब्रिटेन और रूस जिसमें है वो तो काट ही दो। ब्रिटेन और रूस जिसमें है वो तो काट ही दो, क्योंकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट थे, अलग अलग टीम्स में थे। ठीक है, तो इस दल में तो ये नहीं थे, ब्रिटेन और रूस एक साथ नहीं थे। ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शन में ब्रिटेन रूस ब्रिटेन रूस ब्रिटेन रूस है, तो ये तीनों ही नहीं होंगे, बल्कि ये चौथा जो ऑप्शन है जापान, रूस और इटली, यही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। और इसमें 3 ही नहीं थे बल्कि कई सारे देश थे, लेकिन मुख्य देश हम कहें जापान, रूस, इटली, यूएसए, इंग्लैंड। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सब देश थे। इसके बाद में आपका 7वां क्वेश्चन है जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक भी, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, ये जो छपाई है इसकी वो थोड़ी हल्की हो गई है, तो बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, और अलग अलग क्लासेस में जाकर बच्चों को समझाया भी था। ठीक है, हमारे शिक्षकों ने। ठीक है, मैं तो खैर इसका टीचर ही नहीं। ठीक है, तो प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सी अजैवीय संसाधन है, यहाँ पर कौन सा होगा, कौन सा अजैवीय संसाधन है, चट्टानें, पशु, पौधे या मछलियां। अजैवीय और जैविक, मतलब अजैविक और जैविक दो बातें होती हैं, तो वो दो बातें, जैविक और अजैविक का मतलब क्या है। जैविक मतलब जीव, वे जो सजीव हैं उन्हें जैविक, और जो निर्जीव हैं वो अजैविक में आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो इसमें हमें तो एक ही दिख रहा है, चट्टान। बाकी सभी जो पशु, पौधे, मछलियां, इनमें कहीं ना कहीं सजीव है और ये जान है। ठीक है, ये अनुभव कहें या प्रजनन कहें, पोषण कहें, इनमें सब में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चट्टानों में नहीं होता, तो ये अजैविक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये 8वां क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन, ये दो तरह के संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जो मानव क्रिया से बहुत दूर होते हैं या मानव निर्मित नहीं होते। मानव निर्मित वो कृत्रिम कहलाते हैं। प्रकृति जो हमें प्रकृति देती है, प्राकृतिक संसाधन वही है जो हमें प्रकृति देती है। ठीक है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे नदी, नाला, तालाब और नहरें, पहाड़ और पेड़ पौधे, ये सारे किस में आ जाएंगे, चट्टानें, ये सारे प्रकृति में आ जाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन वही चीज़ जो मैंने बोला, उनको छोड़ के बाकी जो है भवन का निर्माण करता है मानव, तो ये कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, ये सब एक ही जगह पर हैं, बंगाल की खाड़ी के आसपास। तो बंगाल की खाड़ी के आसपास देख लीजिए कौन सा राज्य है। असम थोड़ा दूर पड़ जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये दोनों पास में हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा थोड़ा नीचे है। ठीक है, लेकिन हमारा सटीक आंसर इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद में 10वां प्रश्न जो है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है। सर्वाधिक खारा, अब ये बात बच्चों को बताई नहीं जाती है। मान लो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं गांधी जी की दांडी यात्रा वगैरह और नमक का आंदोलन, ये सब, तो ये क्या था, ये नमक बनाया गया था। कहाँ से बनाया गया था नमक, समुद्र से बनाया गया था। नदी नाले और ये नहरों से बना लोगे अपना नमक, नहीं बनेगा ना। तो वही चीज़ है वर्षा जल में अगर नमक होता तो हमारे ये प्लाट वगैरह सब भर गए होते नमक से, समझ गए। और अधोभूमिक जल से नमक होता तो हमारे नलों में, समरों में पानी उस तरीके से नहीं आता। नदी का जल वगैरह है नहीं, समुद्री जल इसका इस तरह आंसर, समुद्री जल, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। ठीक है, और जो रिहंद नदी है, दामोदर नदी है, कृष्णा नदी है, देखिए परियोजनाएं बहुत सारी चली हुई है, बहुत सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन हमें जैसे रिहंद नदी है, ठीक है, अब ये रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना भी चल रही है। ठीक, 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल गेहूँ, चना, मटर, जौ, ये सब इसमें आते हैं रबी की फसल में। ठीक है, तो देखिए चावल नहीं आता, मोटे अनाज नहीं आते, कपास नहीं आता, बल्कि चना आता है, तो चना रबी की फसल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। अधिकांश बच्चों ने इसमें पंजाब किया है आंसर में, पंजाब 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 पंजाब। कृषि में सबसे आगे है, मानते हैं कृषि में अग्रणी है, लेकिन गेहूं उत्पादन की बात कही जाए, विशेषतः गेहूं उत्पादन की बात कही जाए, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, पंजाब दूसरे स्थान पर है, और इसके बाद तीसरे स्थान पर है हरियाणा। ठीक है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, नंबर 2 पंजाब और नंबर 3 हरियाणा। इसके बाद में 14वां प्रश्न है, ज्यादातर सिंहली भाषी के लोग किस धर्म को मानते हैं। तो देखिए हिंदू धर्म, हम हैं, आप हैं, सब जानते हैं हिंदू धर्म में सिंहली जाति या सिंहली भाषी ऐसा कुछ हमने नहीं सुना है। मुस्लिम में भी नहीं, ईसाइयों में भी नहीं होते। ये बौद्ध धर्म और सिंहली जहाँ तक है
ये श्रीलंका वगैरह में और ये चाइना में यहाँ पर तो बौद्ध धर्म है, तो यहाँ पर सिंहली भाषी के लोग हैं। और आप जानते हैं जब यहाँ पर सिंहली भाषी के लोग हैं तो वो बौद्ध भी हैं, तो बौद्ध धर्म यहाँ पर सही हो जाएगा। उन्हें बहुत सारे इतने सिंपल क्वेश्चन हैं कि मैं भी 2-4 क्वेश्चन, देखिए मैं आपको सच बताऊं कि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं रहा है, मैंने भी 2-4 क्वेश्चन आपको कलेक्ट किए हैं और बाकी 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, 16 से 17 क्वेश्चन, ठीक है, आ रहे थे। वही बात है कि हमने नहीं पढ़ा, बट क्या है कि हमारे आसपास और हमारी जो छोटी मोटी किताबें हैं उनसे हम पढ़ते रहते हैं, तो टच में रहते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। अब ये बात है, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए बेल्जियम कहाँ स्थित है। भाई मैप भरोगे, मैपिंग करोगे, मैप पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएगा ये सब चीज़ें। बेल्जियम कहाँ पर है, बहुत सारे बच्चे अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रिया, देखिए जहाँ तक मेरा अनुमान है ये यूरोप में है, ठीक है। बेल्जियम यूरोप या अफ्रीका, इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है, मुझे क्लियर नहीं पता है। बेल्जियम, ठीक है, 80% मुझे लग रहा है चांस यूरोप में ही है ये। इसके बाद में 16वां प्रश्न, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। 28 और 8 का आंकड़ा है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए 8 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, 28 8 जोड़ लें तब भी 36 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब 28 ही सही होगा। और फिर वो कितने संघीय राज्य पूछ रहा है, ठीक है, संघीय, और संघीय मतलब केंद्रीय नाटक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर और कुछ ऑप्शन है नहीं तो हम 28 ही करेंगे। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, बताइए कौन प्रकाशित करता है विश्व विकास रिपोर्ट। तो ये तो आपको इंडेक्स जो आपने पढ़े होंगे वहाँ से प्रश्न मेरे को समझ में आता है, इंडेक्स वगैरह हैं, या फिर स्ट्रेटेजी के जो होती है वहाँ से, मुद्रा बैंक, विश्व बैंक, सहकारी बैंक, एशिया बैंक, ये इसका आंसर होगा विश्व बैंक। जिसने भी विश्व बैंक लगाया है वो अपने नंबर ऐड कर लें। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, सबसे पढ़े लिखे लोग, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, केरल, केरल राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 90 के अप्रॉक्स है, शायद 95-96 है, ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं। सार्वजनिक आप कह सकते हैं ऐसे क्षेत्र जो सार्वजनिक हैं, यहाँ पर सभी लोग आ जा सकते हैं, और निजी क्षेत्र जो कुछ ही लोगों के हैं, जैसे हमारा मकान हमारा निजी होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा कोई भी चला जाएगा, ऐसा नहीं है। निजी कहलाता है खुद का अपना, जिसमें किसी का अधिकार हो वो निजी क्षेत्र होता है, जिसमें किसी का अधिकार ना होकर सबका अधिकार हो सार्वजनिक होता है। वो किस आधार पर बांटे गए हैं, तो बस उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर बांट दिए गए हैं। उद्यम क्या होते हैं, जो बड़े बड़े कारोबार वगैरह हैं, फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक जो बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके स्वामित्व मतलब मालिकाना हक के आधार पर बांट दिए गए हैं। और आपका जो लास्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा बैंक नोट जारी करता है। आप नोट आपके पास हैं, आप डेली कुछ ना कुछ खरीदते हैं, आप डेली नोट को देखते हैं, चाहे वो 500 का हो, चाहे सबसे छोटा नोट, और अब से पहले 2 का, 1 का, ये सब चलते रहे हैं। तो इन पे छोटे छोटे नोट पे भी भारतीय रिजर्व बैंक का लिखा रहता है, ठीक है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सभी व्याख्या करने वाले प्रश्न हैं, और व्याख्या तो हम कर नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है, करने को कर सकते हैं लेकिन वही है कि टाइम काफ़ी चला जाएगा। आपने 2-2.5 घंटे में जब पेपर किया है और फिर हम यहाँ पर बैठेंगे तो कम से कम 3-4 घंटे जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्या है कि आपको बहुत सहूलियत मिली होगी कि मैंने 20 प्रश्न आपको आपके आंसर बता दिए, और आपको पता होगा कि आपने कौन से कितने किसका आंसर लगाया है, और 20 में से 15 बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं, 18 बन रहे हैं, और जिसके जैसे बन रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं और आपने क्या लगाया है, और किसी को कैसे भी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन या डाउट बन रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो एग्ज़ाम है, जो आगामी एग्ज़ाम कल परसों तो नहीं, मंडे को जो एग्ज़ाम होंगे उसकी हम जैसे एग्ज़ाम हो जाता है फिर पेपर हमारे पास आ जाएगा मान लो, तो हम उसके जो ऑप्शनल होते हैं उनको हम आपको बता दिया करेंगे, ठीक है। एक दिन बाद पेपर हो गया, उसके एक दिन बाद, जैसे आज तो हो ही गया तो मैंने सोचा लाओ खाली बैठे हैं तो बना देते हैं, इस वजह से मैंने बना दिया, ठीक है। तो बाकी मेरे पास ये पेपर और है, भूगोल का कक्षा 11 का, ठीक है, भूगोल का कक्षा
11 का है। जैसे किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, ये हमने शायद 9वीं में 10वीं में पढ़ा है हमने ये वाला प्रश्न। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां, जुड़वां ग्रह, जुड़वां बहन हमने पढ़ा है। जुड़वां बहन किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहा जाता है, शुक्र ग्रह जो है उसे। जब भूकंप की उत्पत्ति समुद्र के नीचे होती है तब पैदा क्या होता है, समुद्र के नीचे भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तब क्या होता है भाई, हिमस्खलन तो नहीं, हिमस्खलन तो पहाड़ों का खिसकना वगैरह, अपरदन मिट्टी का इधर उधर होना, सुनामी, सुनामी या ज्वार भाटा, इन दोनों में से कोई एक आंसर। सुनामी भी हमारी कहाँ समुद्र में आती है, ज्वार भाटा भी हमारे समुद्र में आता है, ठीक है। भूकंप की उत्पत्ति से जहाँ तक मेरा अनुमान है ये सुनामी इसका आंसर होगा। महाद्वीपीय विस्थापन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, सर्वप्रथम किसने दिया, आई होप वैगनर, मुझे लगता है, मैंने इसका देखा नहीं है, वैगनर इसका आंसर होना चाहिए, वैगनर होगा, ठीक है। अपर्दन का साधन नहीं है, अपर्दन किससे नहीं होता, देखो लहरों से अपर्दन होता है, हिमानी से होता है, पवन से होता है, ज्वालामुखी से, हिमानी से, किससे नहीं होता, पवन से होता है, लहरों से होता है, ज्वालामुखी से अपर्दन कटाव है। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। जहाँ तक मेरा अनुमान है यह ज्वालामुखी नहीं हिमानी होगा, ठीक है। कौन सा प्राकृतिक भूदृश्य है, इसका आंसर सी, ए और बी दोनों, पर्वत और पठार दोनों का ही हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है 21% होती है, 20.9 कुछ ऐसे होती है, 21% होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से अब ये जनगणना तो नहीं हुई है, 2011 में जनगणना की से तो हम दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अब जो जनगणना होगी या हो रही है या आगामी समय में होगी, जहाँ तक है ये प्रथम स्थान पर आ जाएगा या आ गया है भारत, ठीक है। निम्न में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो देखिए K2 भारत में है, माउंट एवरेस्ट नहीं है, नंदा देवी है, कामेत भी है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल में है, ठीक है। तो मैंने कक्षा 11 के और कक्षा 10 के ऑप्शंस जो क्वेश्चन थे, ऑप्शनल क्वेश्चन थे, तो मैंने आपके आंसर दे दिए हैं, और आप अब अपना स्कोर बताएंगे कि जैसे मैंने बताया उसमें से आपका कितना स्कोर रहा है, किसी के 20 में से, किसी के 8 में से, तो आप मुझे बताएं, ठीक है। बाकी जो भी कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।